नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बलरामपुर दौरा है। और वहीं आपको बता दें, करीब शाम 4:50 पर पालापुर उतरोला पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और वहीं आपको बता दें, इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करने वाले हैं सीएम। और वहीं लोगों को राहत सामग्री बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बलरामपुर दौरा है। और वहीं आपको बता दें, करीब शाम 4:50 पर सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचेंगे। और वहीं आपको बता दें, पालापुर उतरोला पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और वहीं आपको बता दें, भारी बारिश के चलते यूपी, बिहार समेत कई जिले बाढ़ से प्रभावित है। और इसी को देखते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा है, जहां पर वो बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें, हवाई सर्वेक्षण भी करने वाले हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री पंडित सिंह को दिया गया शहीद का दर्जा। और इलाज की बदइंतजामी ने ली पंडित सिंह की जान। और वहीं आपको बता दें, पंडित सिंह ने हमेशा दूसरों के लिए काम किया और हम देवी पाटन मंडल की सारी सीटें जीतेंगे, ये कहा गया था पंडित सिंह की तरफ से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पंडित सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद उन्हें शहीदों का दर्जा मिला है। और वहीं आपको बता दें, इसको लेकर बद इंतजामियों के चक्कर, लापरवाही के चक्कर में इलाज के दौरान पंडित सिंह की जान गई थी, जिसके बाद उन्हें शहीदों का दर्जा दिया गया। और वहीं आपको बता दें, पंडित सिंह ने ये नारा दिया था कि यूपी में सारी सीटें जीतेंगी। और वहीं आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पंडित सिंह को शहीदों का दर्जा दिया गया है। और वहीं अबू धाबी जाने वाले ट्रैवलर्स के लिए अच्छी खबर सामने आई, जहां पर कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अब अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। अबू धाबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर कमेटी ने यहां आने वाले लोगों को लेकर नए ट्रैवल रूल्स जारी कर दिए हैं। और ये ट्रैवल्स रूल्स 5 सितंबर से लागू हो जाएंगे। और वहीं यहां आने वाले लोगों को अपने साथ 48 घंटे के अंदर की नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। और वहीं अबू धाबी के मीडिया ऑफिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसको लेकर जानकारी साझा किया। और साथ ही इसके अनुसार यहां आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट कराना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा आपको बता दें, एथिहाद एयरवेज ने मंगलवार को अपनी ट्रैवल गाइडलाइन को लेकर नया अपडेट भी जारी किया था। और इसमें अबू धाबी आने वाले लोगों के लिए 12 दिनों के अनिवार्य होम क्वारंटीन की बात कही गई थी। हालांकि अब नए नियमों के तहत इसे खत्म कर दिया गया है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया में चलने वाली फर्जी खबरों पर चिंता जताई है। और एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस तरह की मीडिया पर कोई नियंत्रण नहीं है और वो बिना किसी जिम्मेदारी के आम लोगों, जजों और संस्थाओं को बदनाम करने वाली खबरें चलाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट तबलीगी जमात मामले की मीडिया रिपोर्टिंग को सांप्रदायिक और झूठा बताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। और इस मामले में पहले कोर्ट सरकार से यह कह चुका है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फेक न्यूज़ फैलाने पर नियंत्रण की व्यवस्था बनानी चाहिए। और सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय की मांग की गई। और इस दौरान कोर्ट ने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर
का भी मसला उठा दिया और इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वेब और सोशल मीडिया पर अवांछित गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 बनाया गया है, लेकिन इसके प्रावधानों को अलग अलग मीडिया संस्थानों ने दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और केरल हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है और कुछ मामलों में हाईकोर्ट ने मीडिया के खिलाफ कार्रवाई पर रोक भी लगा दी है। और मेहता ने निवेदन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई के लिए आवेदन दिया है और कोर्ट उसे जल्द सुने। और वहीं सरकार ने कहा कि भारत में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 300 मामले मिले हैं और वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी पाया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावशीलता की जांच की गई है। और बलराम भार्गव ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आने के कुछ महीने हो गए और पहले 60 से 70 मामले मिले थे और अब डेल्टा प्लस के करीब 300 मामले। और उन्होंने आगे कहा कि डेल्टा प्लस के खिलाफ भी टीके को प्रभावी पाया गया है और कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान 11 जून को की गई थी और इसे चिंता पैदा करने वाला श्रेणी में शामिल किया गया था। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा है और इसमें उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई हिंसा और अत्याचार के शिकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए सीएम को हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। और मुख्यमंत्री को लिखे खत में अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मैं आपका ध्यान सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से दिन के उजाले में की गई हिंसा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों को क्षतिग्रस्त किया गया और लूटा गया। और वहीं चौधरी ने आगे कहा कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लूट और हिंसा स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है और इलाके में अनिश्चितता की स्थिति उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है और आपसे मामले में हस्तक्षेप की अपील है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। और वहीं लंबे समय से माना जाता रहा है कि हार्ट अटैक सिर्फ वरिष्ठ लोगों को आ सकता है और उम्र को करीब हमेशा दिल से जुड़ी बीमारियों का सबसे बड़ा जोखिम फैक्टर समझा गया, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अब सच नहीं रहा क्योंकि पिछले कुछ सालों से युवाओं में कार्डियक अरेस्ट में बढ़ोतरी देखी गई है। और इसका ताजा उदाहरण 40 वर्ष से बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत। हाल ही के दिनों में कई ऐसे मशहूर लोग रहे हैं जिनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। और वहीं 49 वर्षीय फिल्म मेकर और मंदिरा बेदी के पति राज कौशल और 47 वर्षीय एक्टर अमित मिस्त्री हार्ट अटैक से मरने वालों में शामिल है। और वहीं दिल से जुड़ी मौतों की संख्या में बढ़ोतरी ने दुनिया भर में चिंता की लहर पैदा कर दिया और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं कि 2018 में किए गए रिसर्च से पता चलता है कि 35 से 54 वर्ष के मरीजों में हार्ट अटैक की दर 27% से बढ़कर 32% हो गई। और मौत के बढ़ते आंकड़े क्या हमारे लिए परेशानी का कारण है, क्योंकि उम्र अब कोई रुकावट नहीं रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को 19,427 सैंपलों की उत्तराखंड में जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 3 जिलों पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला।
और वहीं बात करें अल्मोड़ा और चंपावत में तो 3-3 मरीज सामने आए। और वहीं बागेश्वर, देहरादून और हरिद्वार में 4-4, चमोली, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 1-1 और वहीं पौड़ी और उत्तरकाशी में 6-6 संक्रमित सामने आए। और वहीं उत्तराखंड में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,034 हो गई है और इनमें से 3,29,212 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,387 लोगों की जान जा चुकी है। अगस्त में सबसे अधिक 26 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाया और सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। और केंद्र की ओर से पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्तराखंड के पास अब कोविड टीकों की कोई कमी नहीं है और वर्तमान में राज्य में लगभग 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज का स्टॉक उपलब्ध है। बावजूद इसके टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए कम लोग पहुंच रहे हैं और इसकी एक वजह यह भी है कि कोविशील्ड की पहली डोज लगवाने वालों को दूसरी डोज के लिए 84 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। और राज्य में अब तक लगाई गई वैक्सीन में 93% कोविशील्ड लगाई गई है और वहीं 45 से अधिक आयु वर्ग में 89% लोगों को पहली और 52% को दूसरी डोज लग चुकी है। और वहीं 18 से 44 आयु वर्ग में 76% को पहली और मात्र 7% को दूसरी खुराक दी गई है। और वहीं राज्य में अब तक कुल 86 लाख लोगों को पहली या दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। राजस्थान में कोविड को लेकर एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई है, जहां पर संक्रमण की रफ्तार सुस्त पड़ने के साथ ही रिकवर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी का असर है कि बड़े राज्यों में राजस्थान देश का सबसे कम एक्टिव केस वाला राज्य बन गया और 16 जिले कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं और पूरे राज्य में एक्टिव केस की संख्या 100 से भी कम हो गई और वर्तमान में सिर्फ 81 मरीज ही हैं। और वहीं पिछले एक महीने में इस महामारी से एक भी जान नहीं गई। और वहीं बात करें मध्य प्रदेश और बिहार में भी एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से कम है। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशी जताते हुए लोगों से अपील की है कि आगे भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके। और वहीं राजस्थान में कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तब एक्टिव केस की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई थी और वहीं 14 मई को सबसे ज्यादा 2,12,753 एक्टिव मरीज थे और पिछले 110 दिनों में यह संख्या घटकर 81 हो गई है और इन 3.5 महीनों के अंतराल में करीब 1.88 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। नोएडा में रेस्टोरेंट में खाने का शौक रखने वाले और होम डिलीवरी मांगने वाले लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई, जहां पर अब नोएडा प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी रेस्टोरेंट को बंद करने और होम डिलीवरी ना करने का आदेश जारी किया है। और नोएडा के एडिशनल डीसीपी कुमार रणविजय ने बताया कि कोरोना महामारी से पूरा देश जंग लड़ रहा है और साथ ही हाल ही में जिले में रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके पीछे की वजह भी होम डिलीवरी थी। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाया और कोरोना वैश्विक महामारी से धीरे धीरे राज्य सरकार लड़ने में कामयाबी हासिल करी। लेकिन नोएडा में 31 अगस्त से 30 सितंबर तक लागू धारा 144 को मद्देनजर रखते हुए जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी रेस्टोरेंट ना तो होम डिलीवरी कर सकेंगे और ना ही खुल सकेंगे। और इस आदेश के बाद जहां रेस्टोरेंट
एसोसिएशन निराश है। वहीं जिला प्रशासन इसे वैश्विक महामारी से निपटने और कानून व्यवस्था को ठीक करने के दिशा में बढ़ाया गया कदम बता रहा है।